आज के मुख्य समाचार। शिमला में डिंपल लॉन्च में लगी भीषण आग। शिक्षिका की क्रूरता, बच्चे को कांटेदार झाड़ी से पीटा। राज्यपाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री रवाना की। डे बोर्डिंग और सीबीएसई स्कूलों में मिलेगा दोपहर का भोजन। हिमाचल में लगेंगे 13,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट। हिमाचल में बढ़ी ठंड। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शताब्दी रिज मैदान में। अब समाचार विस्तार से। छोटा शिमला स्थित डिंपल लॉन्च में देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में 2 मंजिला पुरानी कोठी पूरी तरह जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मकान को नहीं बचाया जा सका। जानकारी के अनुसार आग लगने के समय मकान खाली था, जिससे किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस और फायर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से आग को आसपास के अन्य मकानों तक फैलने से रोक लिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पुरानी इमारतों में विद्युत सुरक्षा और गैस कनेक्शन की नियमित जांच करवाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। देख सकते हैं जानी नुकसान क्यों नहीं हुआ सर इसमें, और ये अचानक ही आग बढ़ गई सर। नहीं, आजकल कोई नहीं रहता था सर। हाँ, पता नहीं लगा कुछ भी। ये कोई 8 और 8:30 बजे के बीच की। जी हाँ जी, सदर थाने में फ़ोन किया, फिर वहाँ उन्होंने अपने आप से 15 मिनट में आ गए थे फायर ब्रिगेड वाले। हाँ जी, बाहर धुआं निकला ना, तब हम तो भागे और परे देखे तो पता नहीं चला कुछ, हमारे को इतने कंपन हो गई। फिर हमने फ़ोन किया कि फ़ोन नहीं मिला, फिर बड़ी देर से हमने और परे भागते रहे, फिर इनको फ़ोन किया फिर आगे। अच्छा, नहीं, इसमें वो आते जो यहाँ के साथ लोग वो ही रहते हैं, बाकी और हमारा अपनी साइड को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी आपदा या प्राकृतिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो राजभवन पीछे नहीं हटेगा, बल्कि हमेशा राहत और पुनर्वास कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने बताया कि आज राजभवन से रवाना की गई 2 गाड़ियां चंबा और कुल्लू जिलों के लिए भेजी गई है। इन वाहनों में जरूरतमंद परिवारों के लिए किचन सेट, कंबल, तिरपाल और अन्य आवश्यक सामग्रियां शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि प्रभावित जिलों से और राहत सामग्री की मांग आती है तो राजभवन अतिरिक्त वाहन भेजने के लिए तैयार है। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन हिमाचल के हर नागरिक के साथ है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में आपदा आए तो मदद और सम्मान दोनों भेजना हमारा कर्तव्य है। राज्यपाल ने अधिकारियों से यह भी आह्वान किया कि राहत कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखें, ताकि सहायता सामग्री समय पर सही लोगों तक पहुंच सके। रेड क्रॉस अपने आप में सहायता करने की एक संस्था है, और राजभवन प्रयत्न ये करेगा कि अपने राज्य के अंतर जहाँ भी इस प्रकार की आपदा की स्थिति है या ज़रूरतमंदों की स्थिति है, उसके लिए राजभवन से हमेशा सामान जाता रहेगा। ये जो गाड़ियाँ गई हैं, इसमें चंबा और कुल्लू इन 2 स्थानों पर भेज रहे हैं। वहाँ के प्रशासन के मांग के आधार पर, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के मांग के आधार पर, अगर वो और मांगेंगे तो हम और निश्चित रूप से भेजने का काम करेंगे। तो इसमें किचन सेट भी है, तिरपाल भी है, कंबल भी है,
और ये जो है बर्तन है, ये और फैमिली टेंट है, शेल्टर टूल किट है, ये सभी सामग्री जो उनके आवश्यकता की हो उसको राजभवन के रेड क्रॉस के द्वारा हम भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी श्री सीपी वर्मा हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, अधिकारियों के, और जब भी आवश्यकता होती है तो हमसे परामर्श कर करके वो भेजने का काम करते हैं। उसी का उसमें आज हम उसको भेज रहे हैं। फिर भी जितनी आवश्यकता होगी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं हो। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमबी और हिमाचल प्रदेश सरकार मिलकर 13,000 मेगावाट की क्षमता वाले बड़े जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने जा रही है। इस दिशा में अहम निर्णय 10 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में हिमाचल सरकार और बीबीएमबी के अधिकारियों के बीच MOU का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस पर अंतिम मुहर आने वाले दिनों में लग सकती है, जब एक पार्टनर स्टेट कमेटी की बैठक होगी। MOU के तहत बीबीएमबी कांगड़ा जिले के पौंग बांध पर प्रदेश का सबसे बड़ा 2800 मेगावाट और भांगड़ा बांध पर 1500 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा। दोनों प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है। बीबीएमबी के चेयरमैन इंजीनियर मनोज त्रिपाठी के अनुसार दोनों प्रोजेक्टों के DPR को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया जाएगा और 4 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों प्रमुख परियोजनाओं के अलावा राज्य में कई अन्य हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर बीबीएमबी काम करेगा। कुल मिलाकर 13,000 मेगावाट की क्षमता के इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। हालांकि इन योजनाओं की राह पूरी तरह साफ नहीं है। मौजूदा प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति में पावर प्रोजेक्ट्स पर 12% से 30% तक की रॉयल्टी का प्रावधान है, जो बीबीएमबी के लिए एक चुनौती बन सकता है। इसी कारण पहले से प्रस्तावित 42 मेगावाट का बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लंबित पड़ा है। चेयरमैन बीबीएमबी ने कहा कि हमने हिमाचल सरकार के साथ मिलकर 13,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का निर्णय लिया है। MOU का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और आने वाले समय में DPR पर भी काम शुरू किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट से हिमाचल की ऊर्जा क्षमता को नई ऊंचाई मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बच्चों के साथ शिक्षक द्वारा क्रूरता का एक और मामला सामने आया है। शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय गवाना में एक शिक्षिका द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटने का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मुख्य अध्यापिका रीना राठौर बच्चे की कमीज उतरवाकर उसे कांटेदार झाड़ी से पीट रही है। घटना के समय अन्य शिक्षक भी कमरे में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस अमानवीय कृत्य का विरोध नहीं किया है। वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिमला ने इस घटना को बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 का गंभीर उल्लंघन बताया है, जिसमें बच्चों को किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड से संरक्षण का प्रावधान है। साथ ही इसे केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 3A के तहत गंभीर आरोप माना गया है। प्रशासन ने मुख्य अध्यापिका रीना राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में शिक्षक द्वारा छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें बच्चे के कान का पर्दा फट गया था। अब शिमला में दोबारा ऐसे मामले के सामने आने से शिक्षा विभाग और अभिभावकों में आक्रोश फैल चुका है। शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में बच्चों पर शारीरिक दंड किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी शिक्षकों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। भाई को हुआ बेचारे को क्या नाम बोलते कैंसर है, पड़ा चोर बोल दो। हाँ खोलो चोरी करके ऐसे अपने बाप को तो देता को यहाँ लगा काम में ना, वो भी खा रहा देखो तू पेंट खोल रहा है। स्कूल से मत निकालना दो, स्कूल से मत नहीं स्कूल से निकाल दी, चल पेंट खोल नहीं निकालना। हाँ नहीं निकालना। जल्दी खोल, जल्दी पेंट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब डे बोर्डिंग और सीबीएसई स्कूलों में भी बच्चों को अन्य सरकारी स्कूलों की तर्ज पर मिड डे मील दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का अलग कैडर बनाया जाएगा ताकि शिक्षण व्यवस्था और अधिक मजबूत और प्रभावी बन सके। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ममलीग में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को हर विषय की पढ़ाई का अवसर मिलेगा और विभिन्न कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर तैयार किया जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को कड़ी टक्कर दे सकेंगे। सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल नारे दिए लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अस्पतालों की इमारतें तो बनाई लेकिन उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं दी। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें स्थापित की है और प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के अस्पतालों में एम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। आने वाले समय में सभी अस्पतालों को नवीनतम तकनीक और मशीनरी से लैस किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत हर पंचायत में एक डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा। यह डॉक्टर 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के घर जाकर उनकी जांच करेगा और आवश्यक दवाइयां भी प्रदान की जाएगी। इस योजना में डॉक्टर की सहायता के लिए रोगी मित्र भी तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मानवीय कदम होगी जिसे शीघ्र ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ गया है। राज्य के 10 स्थानों पर मंगलवार रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। केलांग का न्यूनतम तापमान -, डिग्री सेल्सियस जबकि कुकुमसेरी में 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि राजधानी शिमला में आज अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही, जिससे दिन के समय हल्की राहत महसूस की गई। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 4 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को सुंदरनगर में मध्यम और मंडी में हल्का कोहरा भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। मौसम में आए बदलाव का असर अब मैदानी झीलों ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर में भी महसूस किया जा रहा है, जहां सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक पड़ गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि अब प्रदेश में धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव पड़ने लगा है, जो सर्दी के आगमन का संकेत है। उन्होंने कहा कि नवंबर के पहले सप्ताह तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अब सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं, जबकि पर्यटन स्थलों पर सर्द मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की आवाजाही भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। राजधानी शिमला के रिज मैदान में 1 और 2 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी पर भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 1 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से सीटीओ चौक से निकले 5 पियारे की अगुवाई में नगर कीर्तन किया जाएगा। यह कीर्तन लोअर बाजार, शेरे पंजाब, मॉल रोड होते हुए दोपहर 3:30 बजे रिज मैदान पहुंचेगा। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत करेंगे। रिज मैदान पर सजाए गए दीवान में बाबा जी का प्रकाश भी किया जाएगा और साथ ही गतका दलों की प्रस्तुतियां होगी
तथा आनंदपुर साहिब के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि रिज मैदान को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा एवं स्थानीय आजीविका मेला, स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी आदि भी लगाई जाएगी। 2 नवंबर को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल समारोह में शामिल होंगे। योजनाओं की तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम के आयोजक श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि विभिन्न सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय एवं समुदाय संगठन मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यह कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, धार्मिक स्वतंत्रता एवं मानव न्याय के संदेश को याद करते हुए हिमाचल प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन का 2 दिवसीय अधिवेशन 15 और 16 अक्टूबर 2025 को होटल पीटर ऑफ शिमला में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कुल 35 पदाधिकारी निर्वाचित होकर नई कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं। आज आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में नव निर्वाचित पदाधिकारियों का औपचारिक परिचय मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर यूनियन के नव निर्वाचित प्रधान नीतीश भारद्वाज और महामंत्री प्रशांत शर्मा अपने संपूर्ण अध्यक्ष मंडल के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि इस नई कार्यकारिणी में 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वर्षों तक यूनियन के लिए अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने के बाद इस जिम्मेदारी नए और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को सौंपी है, जिससे संगठन में नई ऊर्जा और नेतृत्व का प्रोत्साहन मिला है। प्रधान नीतीश भारद्वाज ने कहा कि यूनियन का लक्ष्य है कि कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा, संगठन को और अधिक मजबूत व संगठित बनाना तथा बोर्ड और सरकार के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित करना। उन्होंने कहा कि नई टीम पारदर्शिता, सहयोग और एकता की भावना के साथ काम करेगी ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। महामंत्री प्रशांत शर्मा ने कहा कि यूनियन कर्मचारियों की आवाज को सशक्त बनाने और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी सदस्यों से संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों, विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और संगठन की मजबूती के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में भिन्न है, पंजाब और हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है, लेकिन यहाँ जियोग्राफिकल स्थिति इतनी, जैसे हम ट्राइबल में जाएंगे वहाँ हमारी सप्लाई कॉस्ट लगभग 20 रुपए से 30 रुपए पर यूनिट के साथ पहुंच जाती है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में वही कॉस्ट आपकी 2.5-3 या 3.5-4 तक रहती है। तो इस करके अभी जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की जा रही है स्टेट में, उस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। और हमें लग रहा है अगर अमेंडमेंट बिल पारित होता है और स्टेट में लागू होता है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो प्रदेश के हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आपके रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके ऊपर इसका खामियाजा पड़ेगा। ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसको हमने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर, जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक संगठन है, उसके माध्यम से इस लड़ाई को भी जो नए प्रेसिडेंट को लड़ना होगा, हम सबको लड़ना होगा। और दूसरी बात जो आज मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो आज बिजली बोर्ड की जो फाइनल स्थिति है बहुत खराब है। आप देख रहे होंगे मार्च 24 के बाद हमारे जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनकी लीव इनकैचमेंट, ग्रेच्युटी और दूसरे क्लेम पेंडिंग पड़े हैं। और जो लिक्विडिटी क्रंच है बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि 24, 25, अब आपका अक्टूबर, नवंबर आने जा रहा है, आप के क्लेम अभी पेंडिंग है। इसका हमारा जो विश्लेषण है, यूनियन का विश्लेषण है, हमारा विश्लेषण बड़ा क्लियर है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो जो गवर्नमेंट का रोल बैक है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, 125 यूनिट से नीचे के जो नंबर्स हैं, उसका रोल बैक टाइमली नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा लिक्विडिटी का कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो आज हमारी बैलेंस शीट को हिट कर रहा है, वो उदय जो 290 करोड़ की उदय स्कीम है, वो डिफेक्टिव रूप से बिजली बोर्ड में उसको इंप्लीमेंट किया गया है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उदय स्कीम में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको FRBM में, फिस्कल फंड बजट मैनेजमेंट में, उसको बजट रिपोर्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी 2016 में वो लायबिलिटी बिजली बोर्ड के ऊपर डाली गई है, वो लगभग 290 करोड़ की लायबिलिटी है। इस करके वो लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में, बिजली बोर्ड की बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। उससे कहीं ना कहीं मेरी जो बोरिंग लिमिट है और जो मेरी रेटिंग है वो प्रभावित हो रही है। एक सबसे बड़ा कारण आज बिजली बोर्ड में फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी है उसका है। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक तीसरी बात आज हम कहना चाहेंगे, आज जो बिजली बोर्ड में सबसे बड़ी चुनौती है वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। आज लगभग हमारा 28 लाख कंज्यूमर्स है स्टेट को, जिसमें बिजली कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। एक समय था जब बिजली बोर्ड में तो 40,000 कर्मचारी हुआ करते थे और 6 लाख कंज्यूमर थे। और आज आपके ढांचे में कई गुना वृद्धि हुई है।
कंज्यूमर्स में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन आपका कर्मचारी 43,000 से 13,000 रह गया। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आप शिमला में देख रहे होंगे कि आज जो राउंड द क्लॉक जो सर्विसेज बिजली कर्मचारी देता था, जो बंद है क्योंकि कर्मचारियों का अभाव है, शिफ्ट ड्यूटी के लिए कर्मचारी नहीं है। आज पूरे प्रदेश में लगभग 9,000 पद हमारे खाली पड़े हैं। इसमें 5,000 पद तो हमारे जो फील्ड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ है, उनके खाली पड़े हैं। तो इस करके बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लग रहा है आज प्रदेश का कंज्यूमर्स है वो भी देख रहा है, उसकी सेवाएं कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा सरकार से भी निवेदन रहेगा और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से भी निवेदन है कि बिजली बोर्ड में तत्कालीन तौर पे जो नीचे आपका कमर्शियल है या टेक्निकल स्टाफ है, जो शॉर्टेज है, उसको भरा जाए ताकि जो प्रदेश की जनता है उनको बेहतर सेवाएं जारी रखी जाए। ये हमारा यूनियन के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक जो बड़ी बात है जिसको हमने अधिवेशन में भी उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के सामने उठाया था, आज एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बिजली कंपनियां बनाई गई 2010 में हिमाचल प्रदेश HPSV लिमिटेड बना, उस कंपनी के पीछे मुख्य मकसद था कि स्टेट गवर्नमेंट इसको डीरेगुलेट करे, कि स्टेट गवर्नमेंट के क्लच से बाहर आए ताकि बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी हो और जो उसने जो कमर्शियल उसको वायबल लग रहा हो वो अपने फैसले अपने आप ले। लेकिन हमें आज हम महसूस कर रहे हैं, हमने अधिवेशन के माध्यम से उठाया, कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की ऑटोनॉमी है बिजली कंपनी की, वो ओवरलोड हुई है। इससे पहले जो बिजली बोर्ड था उसकी ऑटोनॉमी बेहतर थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बनाया गया इसी के लिए कि बिजली बोर्ड की ऑटोनॉमी रहे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड में ऑटोनॉमी खत्म है। आज वो देख रहे होंगे कि आपका टीमेट है, आपका ALM है, आपका फोरमैन है, उनके पदोन्नति की फाइलें सरकार तक जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि कितनी ऑटोनॉमी उस बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को फैसले लेने में। तो कहीं ना कहीं ये सारे इस तरह के और भी फैसले हैं जो बिजली बोर्ड के कंज्यूमर सर्विस को लेकर के हैं, बाकी फैसले हैं बिजली बोर्ड को जो बेहतर दिशा देनी है वो फैसले हैं। वो तमाम फैसले कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की डिसीजन मेकिंग है उसमें कमी आ रही है और उससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हो रही है। मुझे आज हमें ये भी लग रहा है जो हमारे नए साथी आए, एक चुनौती है कि बिजली बोर्ड को ऑटोनॉमी आज प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये प्रदेश के कंज्यूमर को बेहतर सेवाएं दे सके।